मैं तो चाहता हूँ उनके सामने वो कोई clear बात कर दूँ। कोई बात। धन्यवाद मौलाना अंसार साहब। आज के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस वृहद और सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विशिष्ट साहिबान, प्रांगण में मौजूद नगर के अति विशिष्ट साहिबान, यहाँ मौजूद विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं और व्यापार मंडल के मेरे साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आपको आज़ादी की 75 वर्ष पूरे होने पर, आज़ादी की वर्षगांठ पर अपनी ओर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपने देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बहुत पहले आ जाना चाहता था, लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन आपका आग्रह और साथ ही मेरे मन में ये लालसा, क्योंकि पहले भी मैं आता रहा हूँ, कि इस अवसर पर आपके दर्शन लाभ से मैं वंचित न रह जाऊं, वो मुझे यहाँ तक लाने पे उसने निश्चित रूप पे तैयार और मजबूर किया है। लेकिन मुझे लेट हो गया, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे और मेरे बारे में मौलाना साहब ने जो कुछ कह दिया, वो उनकी मोहब्बत की नज़र है और उन्होंने वो खासियतें, वो खुसूसियात मेरी बयान कर दी जो हकीकत में मेरे अंदर नहीं है। बस मेरे अंदर एक बात है कि मेरी पैदाइश रामपुर में हुई और उस दौर में हुई कि जब, और उन लोगों के बीच मेरी परवरिश हुई कि जब रामपुर में मोहब्बत के दरिया बहते थे। तो ये देन तो सब उस दौर की और उस माहौल की और उन लोगों की है कि जिन्होंने ये शिक्षा, ये प्रेरणा, ये सीख दी कि हमें समाज में, समाज के भले के लिए, बिना किसी वर्ग के भेदभाव के, बिना किसी को छोटा बड़ा समझे, अगर संकल्प लिया है, अहद किया है, तो समाज के हर वर्ग की उसी भावना, उसी ललक, उसी जोश व खरोश, उसी तैयारी से सेवा करनी है जैसे कि हम अपने घर की, अपने परिवार की और अपने बीच के मिलने वालों की करते हैं। साथियों, आज़ादी की सालगिरह का, यौम आज़ादी का मुबारक मौका है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। और इस आज़ादी के बारे में गाहे बगाहे प्रोग्रामों के ज़रिए, किताबों, रिसालों, महफिलों, मजमों, आपसी चर्चा के ज़रिए बहुत बातें आप लोगों ने तफसील से सुनी होंगी। और दिन तो निश्चित तौर पे उमंग का, उत्साह का, उल्लास का, जश्न मनाने का है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में, इस तारीख की पृष्ठभूमि में 15 अगस्त 1947 की
बैकडोर सिनेरियो में क्या कुछ है, उसका जिक्र किए बिना रहा नहीं जा सकता। जब भी स्वतंत्रता दिवस की बात होती है तो तीन पहलुओं पर बात अक्सर हुआ करती है। जंग आज़ादी की तफसीलें, जंग आज़ादी के किस्से कहानियां और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाने के बाद जैसे कि आज 75 साल हुए तो 70 साल के दौर, 75 साल के दौर की बातें और आज से आगे होने वाले मुस्तकबिल में, यानी जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि आने वाले 25 वर्ष का नक्शा, यानी जब 100 साल आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे तो 25 साल के लिए क्या मंसूबा है। तो इन तीन पहलुओं पर हम लोगों का ध्यान गाए बगाए अलग अलग तौर तरीक़ों से, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अपने भाषणों से, उद्बोधनों से, अपनी भाषा से आप लोगों को बताया जाता रहा है। मैं भी संक्षेप में इन तीनों बातों की ओर बहुत मुख्तसर में आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, आपको उन बातों से जोड़ना चाहूँगा और हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो आप भूल गए हों, आपके ध्यान में न रही हों, लेकिन ये सब मेरे अपने ख्यालात, अपने विचार हैं। कोई भी साहिबान इसको अन्यथा न ले, दूसरे तरीके से न ले, ये मेरे उनसे करबद्ध प्रार्थना, अनुरोध और आग्रह है। आप सबको मालूम होगा कि 1942 में महात्मा गांधी की क़यादत में जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी को जोड़ा और डू एंड डाई का, करो या मरो का एक पहलू उस आंदोलन में जोड़ा गया। और मौलाना साहब ने आपको तफसील से बताया और मैं फिर आपकी ध्यान में ये बात लाऊं और इस महज 90 साल का एक वक्फा 1857 से 1947 के बीच का एक वक्फा, इसने इस मुल्क को, इस देश को, इस समाज को इस तरीके से तब्दील कर दिया और वो सियासी साजिश जिसमें तमाम सियासी किरदारों के द्वारा आज भी हमें सिर्फ एक बात में मुब्तला रखा जाता है, एक बात में इन्वॉल्व रखा जाता है और वह है हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद। ये इंतहाई अफसोस का पहलू रहा है। 1857 में जो बगावत की, क्रांति की तैयारी अंग्रेज को हटाने की इस मुल्क ने की, उसकी क़यादत पूरे देश ने, उस समय के पूरे समाज ने जिसको अपना नेता, अपना बड़ा समझा, जिसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, वो बहादुर शाह जफर थे जो आखिरी मुगल थे। और इस पूरी, जबकि वो तैयार नहीं थे, उनको तैयार किया गया। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, आपका ध्यान केवल दिलाना चाहता हूं कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ। और इस पूरी बगावत की लड़ाई की तैयारी मराठों के द्वारा
जिसमें पेशवा नाना जी और झांसी की रानी, वो सेक्रेटरीट था इस पूरी बगावत का। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिंदू मुसलमान के बीच 1857 तक कोई फर्क नहीं था। और 1857 की बगावत को अंग्रेज ने कुचल तो जरूर दिया, लेकिन ये महसूस किया गया कि अगर ये हिंदू मुसलमान मिलके चलते रहे और मिलके हमारी मुखालफत करते रहे तो फिर हमारे लिए इस हिंदुस्तान में बना रहना मुश्किल है। और उस दिन से इस साजिश और षड्यंत्र का सूत्रपात हुआ कि इन दो फिरकों को हमें अलग करना है। और एक लंबा सिलसिला, लंबी कोशिशें, बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार आ गई और वो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट शिथिल पड़ गया और ये तय हुआ कि जंग के बाद में तय करेंगे। और बरतानिया सरकार ने हद आखिर अपनी पार्लियामेंट में ये घोषणा की। एटली, उस वक़्त क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, कि 30 जून 1948 तक हम इस हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। अब जो ख़ास बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है कि 30 जून 1948 की तारीख को अक्सर इतने बड़े कार्यक्रमों में, हम भी इस कार्यक्रम में आए हैं तो 10 बजे की बजाय 10:30 बज जाया करते हैं, मुझे भी देर हो गई। तो इतने बड़े आज़ादी के कार्यक्रम को, मुल्कों को आज़ाद करना था और साथ ही एक कोशिश जो 1857 से शुरू हुई थी कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना है, तो मुल्क का बंटवारा भी करना था। तो अंग्रेज के हिसाब से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रस्ताव के हिसाब से 30 जून 1948 को हमें आज़ादी मिलना थी या उससे पहले मिलना थी। लास्ट डेट 30 जून 1948 रखी गई थी, लेकिन लगभग 10 महीने पहले इतना बड़ा काम बजाय 1948 के 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और इस बीच की जो बातें हैं वो बातें हमारी आपकी नज़र तक आज तक नहीं आई हैं और वो सीक्रेट बहुत सारे बातें अभी ब्रिटिश हुकूमत ने आज की तारीख में भी गोपनीय रखी हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पर इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने कि वो एक बहुत गहरी साजिश थी। एक बहुत अंग्रेज के बराबर चालाक कौम कोई नहीं है और उनकी एक बहुत सोची समझी तैयारी थी, जिसके हिसाब से उन्होंने लुईस माउंटबेटन को वायसराय बनाकर हिंदुस्तान में भेजा और किस तरीके से उस तारीख को तब्दील किया गया और क्या सूरत हाल थी कि 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई। माउंटबेटन के यहाँ आने के 4 महीने के बाद 3 जून 1947 में तारीख के हिसाब से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 3 जून 1947 को ये तारीख घोषित की गई कि 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के साथ ये मुल्क आज़ाद किया जाएगा। और उसकी रोशनी में जो दंगे और फसाद हुए, जो कि थोड़ा पहले शुरू हो चुके थे इन कयासों के आधार पर, लेकिन अंग्रेज ने हमें इतना मौका भी नहीं दिया कि हम दो तबके के लोग, हर घर में बातें हो जाया करती हैं, हर घर में कहासुनी हो जाया करती है, हर घर में नाराजगी हो जाया करती है, लेकिन समाज के चंद बड़े लोग बैठते हैं, परिवार के बड़े लोग बुजुर्ग बैठते हैं,
बेटों में कहा सुनी होती है वो ठीक करा देते हैं, समाज में होती है तो समाज के बड़े लोग होते हैं और वो कहा सुनी करा देती है। लेकिन जब साजिश का नंबर आता है तो चंद लोग ऐसी सोच के भी होते हैं जो कहते हैं घर का बंटवारा कर दो, तकसीम कर दो, इन्हें इधर रहने दो, इन्हें इधर रहने दो, मामला ऐसे निपट जाएगा। उन कोशिशों को मौका नहीं दिया गया जो कि हमारे समाज के बीच में सुलह सफाई करा सकती थी और मुल्क के बंटवारे को रोका जा सकता था। उन तारीखों को जल्द करके, और इंतहाई अफसोस की बात है कि 15 अगस्त 1947 का दिन 15 तारीख क्यों चुनी गई, शायद आप लोगों के इल्म में हो, कुछ लोगों के ना हो। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि 15 अगस्त 1945 का दिन सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने का दिन था। 15 अगस्त 1947 के दिन जापान जब ब्रिटेन को हराने को तैयार था और ब्रिटेन की शिकस्त जो है वो बिल्कुल लाजमी थी, तब अमेरिका ने 15 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पे एटम बम छोड़ा था। दुनिया में पहले एटम बम का इस्तेमाल 15 अगस्त 1945 को हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए 15 अगस्त के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस मुल्क की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 रखी थी। ये भी एक बड़ा अफसोस और शर्मनाक पहलू है हमारी आज़ादी के दिन का। ये बात मैंने तफसील आपको आज़ादी की जंग आज़ादी से जोड़ के बातें बताई और आप शायद मैं समझा पाने में कामयाब रहा हूं कि वो एक गहरी साजिश थी जिसने मुल्क का बंटवारा किया, जिसने हमें आपको दूर खड़ा किया और जिसका नतीजा ये निकला कि आज तक उस फांस को, उस दरार को हम भर नहीं पाए हैं, उस फांस को निकाल नहीं पाए हैं। आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हमेशा के लिए तनाव, हमेशा के लिए दिल बुराई मौजूद है। अब बात चंद लफ्ज़ों में, बात में बहुत लंबी बात कह गया आपको, चंद लफ्ज़ों में अपनी बात सीमित करता हूँ। अब बात आज़ादी मिल जाने के दिन के बाद की। आज़ादी मिल जाने के दिन के बाद कैसे कैसे 1950 में हमारा संविधान बना। शुरू में गवर्नर जनरल भी उन्हीं को रखा गया, क्या डोमिनियन स्टेटस था। फिर कैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। 1950 में हमारा अपना आईन आया, अपना संविधान आया। संविधान के हिसाब से हमने चलना शुरू किया। लेकिन आप इस बात को यकीन जानिए कि जो पॉलिसी हुकूमत की 14 अगस्त 1947 को थी, कमोबेश वही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल और हर महकमे में उसी तरीके से काम करने के तौर तरीके आज भी ब्रिटिश के वक्त के हमारी इस सरकार में आज के मौजूदा दौर में लागू हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि इनमें तब्दीली आखिर कब आएगी। सब अपने अपने अंदाज में, हर सरकार अच्छी है, हर प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, हर ने अपनी सलाहियत, अपनी कोशिश, अपनी सूझबूझ के हिसाब से मुल्क की भलाई के लिए जो कुछ कर सकता था वो किया। हमें किसी पर तनकीद नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है। हमें आगे को देखना है, आगे को बढ़ना है। सब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस सियासत ने आज दिन तक उन जख्मों को नहीं भरा जो कि समाज के बीच में नफरत के बीज के तौर पर 1946 से 1947 के बीच खास तौर से बोए गए थे। इस ओर अगर काम किया जाना है तो समाज का आगे आना बहुत ज़रूरी है। अब आखिरी बात कि आज से आगे को हम क्या करेंगे, तो मैं तो व्यापार मंडल से हूँ, व्यापारी समाज से हूँ। समझौता करना व्यापारी समाज का स्वभाव है, उसकी फितरत है। बहुत जल्दी लचीला वर्ग है, हर समय नफ़े नुकसान को ध्यान में रख के अपनी ज़िंदगी गुजारना उसके कोशिशों का एक अहम पहलू है। तो मैं आपसे दो विनती ज़रूर करना चाहूँगा कि एक तो हमें हमेशा, हमारे यहाँ तो कहते हैं अध्यात्म में कि आगे बढ़ने के दो मार्ग हैं, एक प्रेम का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है।
यानी प्रेम मैंने मोहब्बत, एक मोहब्बत का रास्ता है, उसको चुन लीजिए, और एक बड़ी सूझबूझ, बड़े आलिम फाजिल होने का, बड़ा ज्ञानवानी होने का रास्ता है। तो हमारे यहाँ दोनों रास्तों पे चलने की बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन जो निचोड़ बताया गया है शास्त्रों में वो ये बताया गया है कि असल रास्ता प्रेम का है, ज्ञान का रास्ता उसके बाद है। मोहब्बत का रास्ता पहले है और नॉलेज का रास्ता उसके बाद है। ज़रूरी दोनों हैं, लेकिन नॉलेज अक्सर गाहे बगाहे प्रेम को कम कर देती है। तो हमें मोहब्बत का रास्ता पकड़े रहना चाहिए। इसके मायने ये नहीं कि दूसरा रास्ता छोड़ दें हम, क्योंकि हम ये भी कहा गया कि ज्ञान जो है पानी से भी पतला है, यानी इतना विस्तार है उसका। दुनिया में कोई चीज़ पानी से भी पतली अगर है तो वो ज्ञान है। और इसलिए कहा गया कि ज्ञान का इतना अधिक विस्तार है कि उसको समझ पाना आम आदमी की बुद्धि की बात नहीं है। तो इसलिए कहा प्रेम के मार्ग पर चलना आसान है, मोहब्बत के रास्ते पर चलना आसान है। तो मैं आपसे आने वाले 25 वर्षों के लिए या हमेशा के लिए इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे, इस रामपुर की सरजमीन पे हम हैं, आपसे मैं ये विनती, ये अनुरोध, ये अपील करता हूँ कि आप भले ज्ञान का मार्ग ना छोड़ें, लेकिन मोहब्बत के मार्ग को तरजीह दें, प्रेम के मार्ग को ज़रूर अपनाएं। और दूसरी बात ये कि समाज में जो बेईमानी, जो रिश्वतखोरी और जो भ्रष्टाचार, जिसके लिए हम खुसूसी तौर से 1997 से मैं अपने साथियों के साथ लगातार संघर्ष कर रहा हूं, और मेरे मन में अगर परसेंटेज में संतुष्टि पूछेंगे तो मैं अभी तक उस लड़ाई में, हालांकि मुझे आप लोगों के साथ के भरोसे, परवरदिगार की करम के भरोसे, उनके आशीर्वाद से कभी नाकामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेरी तसल्ली महज 5% और 10% है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए, हमारे विचार में है। मैं आपसे अनुरोध और अपील करूंगा कि कभी हमें आवश्यकता हो तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर साथ दें। इन दो पहलुओं पर अगर हम काम करेंगे तो आने वाली ज़िंदगी, आने वाला हमारा समय, इस देश का मुस्तकबिल, इस देश के नौजवान का भविष्य, इस देश के हर नागरिक का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैंने बहुत लंबी बात कह दी आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार। बहुत शुक्रिया।